मैं उनके पीछे पीछे बैठक में दाखिल हो गया। रोटी खाओगे? वहां बैठते उन्होंने मोहब्बत अमेज लहजे में पहला सवाल किया और मैंने उनका शुक्रिया अदा करके बात डाल दी। वो पुरानी वजह के आदमी थे, लिहाजा इधर उधर की बातों में भटकते रहे, जबकि मैं ये जानने के लिए बेचैन था कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। मुझे पूरा यकीन था कि उनकी इस ख्वाहिश का मुतहरिक तुकीर या तस्वीर ही रहा होगा। आप मुझे कैसे याद कर रहे थे चचा जी? मजबूर होकर मुझे ही उन्हें टोकना पड़ा। हाँ, अजीब बात हुई थी, वो चौंक कर बोले। तुम आए और चले भी गए। मैं इस किस्सों को भूल गया। फिर एक दिन मैं साइकिल पर घर लौट रहा था कि कचहरी के पास तस्वीर को एक बड़ी सी कार में बैठे देखा और साइकिल से उतर कर उसके पास पहुंच गया। वो मुझे पहचान तो गया था, लेकिन शायद उस बात से उसकी शान में फर्क आ गया था कि एक साइकिल सवार उसकी चमकती हुई मोटर के पास आ गया था। उसने मेरे सलाम का जवाब बहुत रुखाई से दिया। उसकी यह हरकत मुझे बहुत बुरी लगी और मैंने भी कह दिया कि मैं उसकी शख्सियत या हैसियत देखकर उससे कुछ मांगने नहीं, सिर्फ ये बताने आया था कि उसका चचेरा भाई अपनी बड़ी माँ की तलाश में भटक रहा है। अब पता नहीं कि उसने अपनी गलती महसूस कर ली या तुम्हारे जिक्र का असर था, तो फौरन ही मोटर से नीचे आ गया और मुझसे माफी मांगने लगा। इतनी देर में कचहरी के फाटक से एक लफंगा भी वहीं आ गया। शायद तस्वीर मोटर में बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। तस्वीर मेरे पीछे ही पड़ गया और मुझे साइकिल वहीं छोड़ने पर मजबूर करके मोटर में बिठाकर माल रोड के एक बड़े होटल में ले गया। वहां उसने मेरी खूब तवाज़ी की और घुमा फिरा कर तुम्हारे बारे में सैकड़ों सवाल कर डाले। जो कुछ मुझे मालूम था मैंने बता दिया, क्योंकि बिछड़े दिलों को मिलाना भी सवाब का काम होता है। तुम्हारा पता मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं उसे ना बता सका। मेरी आंखें तो उस वक्त खुली जब तस्वीर ने अपने दोस्त से लेकर 10 के नोटों की एक गड्डी जबरदस्ती मेरी जेब में डाल दी और कहा, मैं जब भी तुम्हें देखूं या तुम मुझसे मिलने आओ तो मैं तुम्हारा पता मालूम करके उसे खबर कर दूं। उस वक्त मुझे पता चला कि उसने 1000 रुपए सिर्फ तुम्हारा पता मालूम करने के लिए दिए थे। मैंने उस बहुत से बहुत जान छुड़ाना चाहिए, लेकिन वो रकम वापस लेने पर अमाता ही नहीं हुआ। जब वो मुझे वापस कचहरी के बाहर खड़ी हुई साइकिल के पास छोड़ने जा रहा था तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी और उसकी मुलाकात के बारे में हरगिज कुछ न बताऊं, क्योंकि तुम्हारा पता मालूम करके अचानक ही बड़ी माँ को तुम्हारे पास ले जाकर तुम्हें हैरान करना चाहता था। वो मुझे बिल्कुल ही बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन मैं उसी वक्त समझ गया था कि झूठ बोल रहा है। बस मैं तुम्हें यही बताने के लिए बेचैन था। मेरा अंदाजा है कि तुम्हारे भाइयों के दिलों में अभी तक तुम्हारी तरफ से मैल है। तुम उनसे मिलने का ख्याल ही दिल से निकाल दो। और तुम उसे मेरे पते की खबर कैसे देते चचा? मैंने पुरस्कून लहजे में सवाल किया। उसी ने एक कागज पर कोई नंबर लिख कर दिया था। कह रहा था कि मैं इससे अलाट साहब को फोन करके बता दूं। रमजान चाचा ने उसीले लहजे में कहा, वो नंबर याद है आपको? मैंने पुरुमीद लहजे में सवाल किया। वो पर्चा मैंने रुपयों की गड्डी के साथ एहतियात से रख छोड़ा है। रमजान चाचा हाथों से घुटने थाम कर उठते हुए बोले, मैंने घर तक में किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया। तेरी चच्ची बहुत लालची औरत है। बच्चियों के दान जहेज के बहाने सारे ही पैसे हचा लेती। किस कदर सादा लू और बेलोस था वो इंसान। और उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे भी थे जिन्हें इंसानियत छू कर बिना गुजरी थी, और इसी का नाम दुनिया था। सब रमजान चचा की तरह नेक खसलत होते तो फिर नेकी का एहसास कैसे उजागर होता। तो बुरे लोग ही तो थे जो अपने नामा याबाल में गुनाहों की स्याही लिथेड़ कर सच्चाइयों को दुआम के मंजिल पर शनाख्त करवाते थे। रमजान चचा चीन के एक तंदूक का ढक्कन उठाए, उसमें कुछ टोलते रहे और फिर नोटों की गड्डी लाकर मेरी गोद में डाल दी। ये क्या है चचा? मैंने हैरत से पूछा। उसी के रबर में वो पर्चा रखा हुआ है, निकाल कर पढ़ लो। उससे मिलो तो ये पैसे उसके मुंह पर दे मारना, ना मिलना चाहो तो किसी माजूर को दे देना। मेरे लिए ये हराम है। लाहौर की सरजमीन पर पहुंचते ही वो कामयाबी की पहली किरण थी। ऐसा सिरा मिल गया था जिसके सहारे पेशकदमी की जा सकती थी। मैंने गड्डी पर चढ़े हुए रबड़ बैंड में फंसा हुआ रुक्का निकाल कर खोला तो उस पर एक नामानूस नंबर तय था। एशियन सिंडिकेट लिमिटेड के फोन नंबर मुझे जुबानी याद थे। वो नंबर उनसे मुख्तलिफ था, यानी उस बार A2 के एक नए ठिकाने का सुराग मिला था। रमजान चचा खुद भी न समझ नहीं था। तस्वीर के खुद गर्जाना रवैये से खुद भी सही नताइज अखज कर चुका था, लेकिन मैंने जरूर समझा कि उन पर हालात की नजाकत पूरी तरह वाज़ेह कर दूं। ऐसा ना हो कि बेखबरी में वो कहीं मार खा जाए। मैं रात के अंधेरे में इसीलिए आया था कि किसी को तुम्हारे घर में मेरी आमद की खबर न मिल सके। क्यों? चोरी है किसी की? ये भी तेरा ही घर है, क्या जरूरत है किसी से छुपने की? रमजान चचा को गुस्सा आ गया। चोरी नहीं, मसलियत भी होती है चचा। मैंने उन्हें समझाया। वो दोनों अब अच्छे आदमी नहीं रहे हैं, छटे हुए बदमाश बन गए और अभी तक मेरे दुश्मन है। अगर उन्हें मालूम हो गया कि तुम मेरे हमदर्द हो गए हो तो तुम्हारी जिंदगी जीरन कर देंगे। बाल बच्चेदार आदमी के लिए ऐसे मौका पर मसलियत ही अच्छी होती है। तू भी ठीक ही कहता है। वो पुरख्याल अंदाज में बड़बड़ाए, बड़े बदजात लड़के हैं, जब तक इस मोहल्ले में रहे सच चढ़ कर ही रहे। दबना तो बड़ी बात है, बड़े छोटे का लिहाज भी नहीं करते थे। तीनों एकदम चौंक पड़े। अरे मैंने तुझे अपनी राम कहानी भूल चा लिया। ये तू बता कि तू इस वक्त कैसे आया था? बातें करते करते उनके लहजे में मोहब्बत का रचाव खाली बाता जा रहा था और मुझसे बाकायदा तू पर आ गए थे, जो उनके मुंह से बहुत भला लग रहा था। शायद यही सब सुनने आया था। मैंने हंसते हुए कहा, कराची में कुछ दिनों से कोई मेरे पीछे लगा हुआ है। बहुत सोचा मगर कोई दुश्मन याद नहीं आया। फिर ख्याल आया कि जरा यहाँ चक्कर मार कर तुमसे भाइयों की खबर भी ले लूं, कहीं वो मुझ पर मेहरबान न हो रहे हो।
तो वो तेरा पीछा करते कराची तक जा पहुंचे। चचा ने हैरत से कानों की लोएं छूते हुए कहा, दुश्मनी तो कब्र तक चलती है चचा, और मैं अभी जिंदा हूँ, लेकिन बिगाड़ा क्या तूने उनका पुत्र। तेरा बाप कौन सी जागीर छोड़ गया था जो तूने दबा ली। सच पूछो तो उन्होंने तेरी माँ के मरने के बाद भी तुझ पर बड़ा जुल्म किया। हम सब भी उस जुल्म में शरीक थे। अल्लाह हमें मुआफ करे, पूरे मोहल्ले में किसी ने भी उस जुल्म पर आवाज नहीं उठाई थी। सोच रहा हूँ अब तक नहीं बिगाड़ा तो अब कुछ बिगाड़ लूं उनका, कम से कम दिल में खलिश तो नहीं रहेगी। वो बदमाश हो गए हैं, तू उनसे संभल के रहना। कचहरी से जो आदमी आया था सूरत ही से गिरा कट लग रहा था। ऐसे लोगों के सीने में दिल नहीं पत्थर होता है पुत्र, पत्थर। तू फिक्र न करो, आदमी लड़ता है तो हाथ पांव बचा कर ही लड़ता है, मैंने सोचते हुए कहा, और फिर वहां से उठ गया। रकम मैंने लाख छोड़ना चाहिए, लेकिन रमजान चचा उसे गड्डी को फसाद की जड़ करार देते रहे और मैं उनकी कनात पर रश करता नोटों समेत वापस हो गया। टैक्सी की तलाश में भटकता हुआ मैं वहां से काफी दूर निकला। अंधेरा धीमे धीमे दम तोड़ रहा था और जब मुझे एक रिक्शा मिला तो गरीबी मसाजिद से अजानों की आवाजें गूंजने लगी थी। मैं दिन चढ़े सोकर उठा तो सुल्तान शाह सर से पैर तक तैयार, जूतों समेत सोफे पर तराश था। मैंने सराहने रखी हुई रस्टवाज पर निगाह डाली तो वो 2 बजा रही थी। कहाँ जा रहे हो? मैंने गड़ाई लेकर बिस्तर छोड़ते हुए सुल्तान शाह से सवाल किया। जा नहीं रहा, बल्कि अभी वापस आया हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अंधेरे में एक काम दिखाते हो। मैंने दिन के उजाले में कुछ जरूरी काम निपटाए, देखोगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। ये कहते हुए उसने करीब रखी हुई कुछ चीज मेरी तरफ सरका दी और मैंने देखा कि उसने वाकई बहुत उम्दा काम सरंजाम दिया था। रमजान चचा के पास से वापस लौटकर मैंने सरसरी तौर पर उसे अपनी रुदात से आगाह करके बिस्तर संभाल लिया था। उस बारे में तबादला ख्याल की नौबत ही नहीं आ सकी थी, मगर वो अच्छी तरह जानता था कि तसादुम में हथियार फैसला कुन किरदार अदा करते हैं, जबकि हम बिल्कुल नहत्ते थे। वो छोटी नाल और बड़े बोर वाले 2 बेहतरीन रिवाल्वर फाजल राउंड्स की भारी तादाद के साथ कहीं से ले आया था। अगर वो काम मुझे सर अंजाम देना पड़ता तो शायद मैं दिन में ही बगैर लाइसेंस के हथियार बेचने वालों के ठिकानों की तलाश में लाहौर की खाक छानता रहता, लेकिन उसने पहली पेशकदमी पर अहम मसला हल कर दिया था। वो खामोशी से अपनी जगह बैठा मेरे रद्द-ए-अमल का जायजा ले रहा था। मैंने बैग की जिप बंद की तो बोल पड़ा, एक गाड़ी भी ले आया हूँ, नीचे ही मौजूद है। ओह, मेरा हैरत ज़दा होना लाजमी अमर था। कहाँ हाथ साफ कर रहे हो? वो हंसने लगा। हथियारों की तलाश में ट्रकों के अड्डे पर गया था। अपने लोग लाइन पर दर्रे के बने हुए हथियार से लेकर कीमती विलायती असला तक लेकर चलते हैं। वहीं से नासा मिल गए, उन्हीं से 3 दिन के लिए गाड़ी किराए पर लिए। तुम्हारे गांव के आदमी है? उसने सर को इस बात में जुम्बश देते हुए कहा, ये समझ लेना कि हमारा गांव बहुत खुशहाल है। गाड़ी चोरी की है और कराची से आजाद इलाके की तरफ जाने वाली है। वो लोग 2-3 दिन यहीं रहेंगे। चोरी की गाड़ी दुश्वारियों में भी डाल सकती है, मैंने कहा। वो कराची से लाहौर आ गए और तुम उसे शहर में इस्तेमाल करने से डरे हो। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, तजुर्बेकार लोग कोई काम कच्चा नहीं करते। इसकी नंबर प्लेट जाली है। गाड़ी आम मॉडल की थी मगर अब डिलेक्स हो गई है। वो लोग जब भी गाड़ी उठाते हैं तो उसका सामान निकाल कर वहीं बेच देते हैं और उसे स्टैंडर्ड बनाकर निकाल ले जाते हैं। पुलिस नंबरों और स्टैंडर्ड डिलेक्स के चक्कर में टापती रह जाती है। तो यूं कहो कि गाड़ी लाने के साथ ही गाड़ी उठाने के गुर भी सिखाए हो। अब कोयलों की दलाली की है तो दिल खोल कर करेंगे। सवारी के बगैर A2 तो क्या, हम शायद उसके कुत्ते को भी ना मार सकेंगे। वो मकान के बजाय कले में रहता है। मैं मुंह हाथ धोना भूलकर वहीं बैठ गया। तो तुम उसका ठिकाना भी देखा है? तरकीब तुम ही से सीखी है। फोन नंबर से पता तलाश किया था, फिर गाड़ी मिलने के बाद उधर का एक चक्कर भी लगा लिया। कम से कम 1 एकड़ जमीन पर हवेली बनी हुई है। वहां घुसने के लिए कोई खास तरकीब सोचनी पड़ेगी। आते की दीवारों पर कारदार तारों की दोहरी बाड़ लगी हुई है और उसी पर जगह जगह कुत्तों से होशियार रहने की हदायत की तख्तियां लगी हुई है। तुमने खासा काम निपटा लिया, मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। हो सकता है कि इन तारों में भी रात को बरकी रो दौड़ा दी जाती हो। जो लोग ताकतवर ट्रांसमीटर, खुदकार कैमरों और जदीद साइंसी इजादात से काम ले रहे हो, उनके नजदीक कोई भी शोबदा मुश्किल नहीं है। शायद इन तारों में बिजली ना हो, उसने इजहार ख्याल किया। कतरे का बोर्ड लगाए बगैर हिफाजती तारों में बिजली छोड़ना तो खुला जुर्म है और हेरोइन बेचना शायद जुर्म नहीं है। मैंने उसे लाजवाब करते हुए गुसल खाने की तरफ कदम बढ़ा दिए। दोपहर के खाने से फरागत के बाद हम दोनों मुसलसल अपनी हिकमत अमली के बारे में तबादला ख्याल करते रहे। सुल्तान शाह का ख्याल था कि गैर मामूली तैयारियों के बगैर उस इमारत में भटकना भी मुहाल था और अगर किसी तरह एक बार अंदर घुस भी जाते तो किसी कार्रवाई के बगैर वहां से जिंदा बच निकलना मोजे से हरगिज कम न होता। आखिरकार तय ये पाया कि जब तक दोनों मिलकर उस संगीन कले का जायजा ना ले ले, कोई हिकमत अमली बनाना मुमकिन न होगा। 6 बजे हम होटल से निकल आए। सुल्तान शाह ने गाड़ी बहुत उम्दा तलाश की थी और देखने में तकरीबन नई नजर आती थी। मैं उसके बताए हुए रास्तों पर ड्राइव करता हुआ जब उस इलाके में पहुंचा तो वो मुनफरिद इमारत दूर ही से निगाह में आ गई। अपने पुरशिकू तर्ज तामीर की बिना पर वो बिलाशुबा हजारों में एक ही रही होगी। ये बात पूरी तरह पाया तकमील को पहुंच चुकी थी कि मुल्क में वसी तरीन पैमाने पर हीरोइन की तिजारत मेरे
भाइयों के हाथों में थी और वो इस धंधे में बिला मुबालगा करोड़ों कमा रहे थे। लेकिन इस खतीर आमदनी का कोई कानूनी जवाब नहीं था। उनके पास जो कुछ था वो काला धन था, और काला धन रखने वाले नुमाइश से गुरेज ही करते, कहीं वो किसी सख्त गिर महकमे की नजरों में ना जाए। अगर फकीर और तस्वीर उसी किले के हिसार में रह रहे थे तो मुझे हैरत थी कि वो कानून के शिकंजे से कैसे महफूज थे। किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आया था कि वो इमारत कैसे और किस किस सरमाए से तामीर की गई थी। महसूस तरफदारी से कार ड्राइव करते हुए इमारत का जायजा लेता रहा। उसमें सामने के रुख पर दोनों सरों पर दो बुलंद और वजनी आयनी फाटक थे, जिन्हें जुम्बिश देना शायद एक आध आदमी के बस का रोग नहीं था। अगली समत में एक छोटा फाटक था जो बज़ाहिर वीरान और गैर आबाद नजर आ रहा था। उसके पहलुओं में बने हुए दूसरे मकानात उसके सामने बिल्कुल दब कर रह गए थे। सड़कों की दूसरी जानब ढलान का सिलसिला था जिसमें खुदरू झाड़ियां बिखरी हुई थी। दरे वाले तो बिलावजह बदनाम है, सुल्तान शाह तलख लहजे में कह रहा था। अपने मुलाजमों को फराग दिली से तनख्वाह भी नहीं दे सकते और ये लोग उनकी मेहनत से सोना बना रहे हैं। खुदा की कसम मोमिन खान और पाइंदा गुल को मालूम हो जाएगी ये हवेली उन्हीं के माल की तिजारत से तामीर हुई है तो वो अपने हाथों से अपनी फैक्ट्रियां फूंक देंगे। सुकून सुकून से काम लो। मैंने उसे टोका। शायद हमारी गाड़ी नोट कर ली गई है क्योंकि हम पूरा चक्कर काट कर दोबारा इसी सड़क पर आ निकले। कैसे? उसने हैरत से सवाल किया। फाटक तो सब ही बंद है, बाहर कोई भी नहीं है। यही तो काबिले अंसर बात है। मैंने अक्कम नुमा आईने का जायजा लेते हुए कहा। फाटक शायद बरकी मोटरों से खुलते और बंद होते हैं। इस बार हमारे गुजरते ही अंदर से एक कार निकली थी जो हमारी ही रफ्तार से पीछे चली आ रही है। उस कबल की हमारी कार दूसरे फाटक के सामने से गुजरती अचानक एक हल्के से धमाके के साथ हमारी कार का अकबी हिस्सा दाहिनी तरफ से नीचे झुक गया और कार उछलने लगी। मैंने फौरन ही ब्रेक लगाकर कार रोक दी। पीछे आने वाली सब कार हमारे करीब से गुजरकर आगे निकलती चली गई। उसमें 4 आदमी सवार थे। मैंने उतर कर देखा तो हमारी कार का पिछला टायर फट चुका था। दूसरी तरफ से सुल्तान शाह भी नीचे आ गया था। ये क्या हुआ? उसने फटे हुए टायर का जायजा लेते हुए तशवीश सदा लहजे में सवाल किया। होशियार रहना, मैंने धड़कते हुए दिल के साथ आहिस्ता से कहा। शायद खेल शुरू हो चुका है। इस वक्त मेरे जगह पैर में सिलसिली से सराहियत करती जा रही थी। मैंने गैर महसूस तरीके पर कुर्बो जवार का जायजा लिया तो हर तरफ वीरानी का राज था। आगे नजर आने वाला आहिरी फाटक बदस्तूर बंद था, लेकिन फिर भी मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि कुछ नादीदा निगाहें हमारी एक एक नकलो हरकत का जायजा ले रही है। मगर ये टायर फटा कैसे? वो मतवहिश नजरों से सड़क की दूसरी जानब फैली हुई ढलान की तरफ देखते हुए बोला। इसके टायर बिल्कुल नए थे। शायद सबस्कार से बेआवाज फायर किया गया था। मैंने कहा। अमदीता और दानिस्ता यहाँ रोकने की कोशिश की गई है। इस वक्त तेजी से अंधेरा उतरता चला आ रहा है। जल्दी टायर तब्दील करो वरना हम यहीं घेर लिए जाएंगे। बात उसकी समझ में आ गई। वो फुर्ती के साथ कार को जग पर चढ़ाने लगा और मैं पाना संभाल कर व्हील नट खोलने में मसरूफ हो गया। आखिर हमारे साथ यह हरकत क्यों की गई? उसने जग चढ़ाते हुए जान अमेज लहजे में कहा। बज़ाहिर कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन इस सड़क की कड़ी निगरानी होती है। इस कार्रवाई का एक ही जवाब समझ में आता है कि हम दूसरी बार इस सड़क पर आए थे। ये तो कोई बात न हुई। वो बुड़बुड़ाया। यह इमारत ही ऐसी है कि कोई उसका 4 बार भी तवाफ करे तो कम होगा। बाद मेरे ज़हन में एक ख्याल कूदा और मुझ पर वहशत से तारी होगी। अगर सिर्फ कार ही रोकी जानी थी तो उसका कोई फायदा नहीं था। वो लोग जराइम के इर्तिकाब में जदीद तरीन असलहे से इस्तेफादा करने की आदत थी। उनके लिए दुश्वार नहीं था कि बेआवाज फायर के जरिए टायर नकारा करके चाहते। सब्ज कार से वही कोई नन्ना सा मगर ताकतवर लासिल्की ट्रांसमीटर फेंक जाते। फिर उसके जरिए टायर की तब्दीली के वक्त हमारी सारी गुफ्तगू अंदर उस आले से मुंसलिक रिसीवर पर गौर से सुनी जाती और उसकी बुनियाद पर हमें नजरअंदाज या घेरने की कोशिश का कोई फैसला किया जाता। मैं कुर्बो जवार में दीवाना वार ऐसे किसी आले को तलाश करने लगा जो मेरे शुबहात की तायद कर सके। क्या कर रहे हो तुम? गाड़ी के आगे पत्थर लगाओ, ये जग पर से गिर जाएगी। सुल्तान शाह ने हाँक लगाई। पेशाब करके आ रहा हूँ, मैंने उस कथा का जायजा खत्म करते हुए कहा और तेजी से उसके नजदीक पहुंचकर होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा करने लगा। एक सादी के लिए उसने हैरत से मेरी तरफ देखा और फिर मेरा बंदा समझ कर सर हिलाने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मुझसे खतरा भांपने में ताखीर हो चुकी थी। इब्तिदा में हमारे दरमियान ऐसे मुकालमों का तबादला हो चुका था जिनकी बिना पर हमारे मशकूक अज़ाइम की निशानदेही हो सकती थी, लेकिन अब उसका तोड़ करना नामुमकिन होकर रह गया था। शाबाश, जल्दी हाथ चलाओ। मैंने सकूत को खतरनाक समझती हुई जुबान खोली। हो सका तो इस इमारत के मुहाफ़िज़ से दरख्वास्त करेंगी क्या मैं अंदर का एक चक्कर लगाने की इजाज़त देती जाए। मैं बोल जरूर रहा था लेकिन पूरी तरह चौकन्ना था और मेरी निगाहें उस इमारत के अगले फाटक पर ही मरकूज थी जिसकी रोशनियां अंधेरा होने के बावजूद मातूम थी। फिर जैसे ही सुल्तान शाह ने जग उतार कर बाआवाज बुलंद काम होने पर इत्मीनान के कलमात अदा किए, बंद फाटक के किसी हिस्से से एक बेआवाज शोला तैरता उस रात से कार की तरफ आया और उस बार अगला टायर धमाके के साथ फट गया। हम दोनों की जेबों में भरे हुए रिवाल्वर मौजूद थे। मैं दरवाजा खोलकर फाजल राउंड की
पेटी उठाई और फिर दोनों बैक वक्त पूरी रफ्तार के साथ सड़क के साथ साथ फैली हुई झाड़ियों में घुसते चले गए। चीगड़ों का शोर यकलक थम गया था और हम दोनों एक दूसरे के कदमों की आवाज के सहारे आगे तोड़ते रहे। अभी रात का अंधेरा पूरी तरह नहीं फैला था, लेकिन उस घने जंगल में घोर तारीकी का राज हो चुका था। घने दरख्तों के साए में फैली हुई बेतरतीब झाड़ियां हमारी पेशकदमी में बुरी तरह मुजाहमत कर रही थी। मुझे अपनी पिंडियों पर खराशे पड़ने का एहसास हो रहा था, जिनमें खासी सोजिश हो रही थी। मैं बस दिल ही दिल में ये दुआ मांग रहा था कि इस अंधाधुंध भाग दौड़ में हम दोनों में से कोई किसी जहरीली खारदार झाड़ी की इज्जत में ना आने पाए। उस सूरत हाल में अगर हम में से कोई भी सुस्त पड़ता तो वो दूसरे के लिए नाकाबिले बयान मुसाहिब खड़े कर देता। रुक जाओ वरना गोली मार दी जाएगी। अचानक ढलान के ऊपर सड़क के किनारे से किसी की तहकमाना आवाज गूंजी, यहाँ से तुम बचकर नहीं निकल सकते। गैर इरादी तौर पर मेरे कदम रुक गए और मैंने अपने साथ सुल्तान शाह को भी एक तनावर दरख्त की ओट में खींच लिया। ये क्या कर रही हो? सुल्तान शाह ने मुस्तरबाना अंदाज में सरगोशी की। जरा रुके रहो, अंधाधुंध भागते रहे तो पीछे से आने वाली गोलियां चाट जाएंगी। वो अजीब हज़ियानी अंदाज में हंसा। शायद तुम खौफजदा हो गए हो। हम सड़क से काफी दूर आ गए, इतने फासले से उनका बाप भी हमें न देख सकेगा। ये सब गीदड़ भभकियां हैं और तुम वही कर रही हो जो वो चाहते। मेरे ज़हन से कोहर साफ होने लगी थी। सुल्तान शाह ठीक ही कह रहा था। उस ऐलान के जरिए वो हमें खौफजदा करना चाहते थे ताकि हम पेशकदमी तर्क करके किसी गोशे में छुप जाएं और चंद लम्हों बाद वो पूरी तैयारी के साथ इस घने जंगल में दाखिल हूं तो ज्यादा भाग दौड़ के बगैर आसानी के साथ हम पर हाथ डाल सके। उसी लम्हे बुलंदी पर रोशनी नमोदार हुई और ताकतवर दस्ती सर्च लाइट का हाला मुख्तलिफ समतों में गर्दिश करने लगा, लेकिन हम उसकी जद से खासे दूर थे। मैं फायर कर रहा हूँ, वो मेरे रेंज में है। सुल्तान शाह की आवाज उभरी। हमाकत करने की जरूरत नहीं, मैंने सख्ती से उसे टोका। वो तादाद में कई होंगे। इस वक्त हमारा मसला उन्हें जिक्र पहुंचाना नहीं बल्कि इस दुश्वारी से जिंदा सलामत निकलना है। वो ऊपर खड़े जायजा ले रहे हैं और शायद अंदर घुसने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक हमारे फरार की समत का तयन नहीं कर सके। इस बेयकीनी के बायस वो मुख्तलिफ सिमतों में मुंतशिर होकर आगे बढ़ेंगे। फायर हुआ तो उन्हें हमारी पोजीशन का अंदाजा हो जाएगा और सब सीध बांध कर इसी तरफ खोलेंगे। बात सुल्तान शाह की समझ में आ गई और उसे अपना हाथ झुका लिया। उसी लम्हे चकराती हुई रोशनी के अकब से खट की हल्की सी मगर गूंजीली आवाज के साथ एक शोला नमूदार हुआ और बहुत तेजी के साथ उस कुदरू जंगल के बेकरार सन्नाटे में मालूम हो गया। फिर तो बेआवाज फायरों का एक तसलसल सा कायम हो गया था। वो लोग मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने के साथ साथ मुख्तलिफ समतों में बेमकसद फायर कर रहे थे। मुद्दा यही रहा होगा कि हमारी तरफ से भी एक आध जवाबी फायर हो और वो हमारा रुख भांप ले, लेकिन हम दोनों ही खामोशी के साथ चंद सेकंड तक उनके असलहे की बर्बादी का तमाशा देखते रहे। फिर आगे की तरफ कदरे झुककर हत्तुल इम्कान तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ने लगे। उन इतराफ में अंधेरे की चादर इतनी दबीज थी कि हमारा देख लिया जाना नामुमकिनात में से था, और अगर हमारे नामालूम दुश्मन भी रोशनी का सहारा ना लेते तो शायद हमें उनकी मौजूदगी का इदराक भी ना हो पाता। लेकिन वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा थे, क्योंकि मुख्तलिफ सिमतों से उनके बोलने की आवाजें आने लगी थी। सड़क से उतरने के बाद शायद वो जंगल में अंदर ही अंदर फैल कर आगे बढ़ रहे थे।